नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं 20 अप्रैल 2026 के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स, वो भी खास तौर से यूपीएससी के नज़रिए से। तो आज के हमारे अहम टॉपिक्स क्या हैं? हम 4 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला, चंबल नदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त क्यों है? दूसरा, इजराइल की ये नई येलो लाइन पॉलिसी आखिर है क्या? तीसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? और चौथा, ओसीआई कार्ड धारकों के लिए क्या नया अपडेट है? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है चंबल नदी में हो रहा अवैध रेत खनन, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त एक्शन लिया है। ये टॉपिक ध्यान रखिएगा, आपके जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस दोनों के लिए ही सुपर इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या है? खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनकी सरकारों को एक साफ साफ चेतावनी दी है। कहा है कि नेशनल जंगल अभयारण्य में ये जो अवैध रेत खनन चल रहा है, इसे फौरन बंद करो, और अगर नहीं किया तो अर्धसैनिक बल तैनात करने का आदेश दे देंगे। सोचकर देखिए ये कितना बड़ा कदम है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर यह अवैध खनन चल कैसे रहा है? इसके पीछे ना एक पूरा नेक्सस है, स्थानीय राजनेताओं और अपराधियों का, और इसका असर पूरा का पूरा नदी का इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। इससे भी बुरा यह है कि जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, जैसे कि घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन, उनका घर, उनका हैबिटेट बर्बाद हो रहा है। उनका तो अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। इस टॉपिक को आगे समझने से पहले चलिए 3 जरूरी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। पहला है बैडलैंड टोपोग्राफी। ये क्या होता है? नदी के कटाव से जो गहरी गहरी घाटियां बन जाती हैं ना, उसके लिए चंबल पूरी दुनिया में मशहूर है। दूसरा टर्म है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये IUCN रेड लिस्ट की सबसे हाई रिस्क कैटेगरी है, यानी इन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा सबसे ज्यादा है, जैसे हमारे घड़ियाल। और तीसरा ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी। सिंपल है, चंबल यमुना की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। तो यूपीएससी के लिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, GS3 में ये सीधा एनवायरमेंट कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी से जुड़ता है। GS2 में ये सेंटर स्टेट रिलेशंस और जुडिशियल एक्टिविज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्रीलिम्स में तो नेशनल पार्क, घड़ियाल जैसी प्रजातियों और नदी प्रणालियों पर डायरेक्ट सवाल बन सकते हैं। और हाँ, एथिक्स पेपर के लिए अपराध और राजनीति के गठजोड़ पर इससे बेहतर केस स्टडी क्या होगी? ओके, तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन के फायदे क्या हैं? बिल्कुल, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी, रूल ऑफ लॉ मजबूत होगा, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है वो राजनीतिक आपराधिक गठजोड़। फिर स्थानीय लोगों की रोजी रोटी का सवाल भी है, और इन तीनों राज्यों के बीच समन्वय की कमी भी एक मुद्दा है। तो आगे का रास्ता क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि कानून को सख्ती से लागू किया जाए, सस्टेनेबल माइनिंग पॉलिसीज बनाई जाए, निगरानी के लिए टेक्नोलॉजीज जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल हो, और सबसे जरूरी, स्थानीय समुदायों को इसमें शामिल किया जाए। चलिए अब प्रीलिम्स के लिए कुछ बूस्टर फैक्ट्स ये बिल्कुल नोट कर लीजिए। नेशनल चंबल अभयारण्य भारत का इकलौता त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है। MP, राजस्थान, UP। सोचकर देखिए, और दुनिया के 90% घड़ियाल यहीं रहते हैं। चंबल नदी का ओरिजिन कहाँ है? MP में विंध्य रेंज की जनपाओ हिल्स, और ये यमुना में मिलती है इटावा के पास। उस जगह को पंचनद कहते हैं, जहाँ 5 नदियां मिलती हैं। और हाँ, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में लॉन्च हुआ था। तो अब आपके लिए एक प्रैक्टिस MCQ सवाल है, नेशनल चंबल अभयारण्य यूनिक क्यों है? ऑप्शंस देखिए। A, सबसे बड़ा अभयारण्य। B, भारत का एकमात्र त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र। C, बाघों की रक्षा करता है। D, हिमालयी क्षेत्र में है। अभी हमने डिस्कस किया था ना? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है B, ये भारत का इकलौता त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है। अब मेंस के लिए ये सवाल जरूर प्रैक्टिस करिएगा। सवाल चंबल के इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस और अवैध रेत खनन की चुनौतियों पर है, और आपको समाधान भी बताने हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? इंट्रो में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से शुरू करिए। बॉडी के पहले पार्ट में पारिस्थितिकी महत्व बताइए, दूसरे पार्ट में चुनौतियां, और तीसरे पार्ट में इन चुनौतियों से निपटने के उपाय। निष्कर्ष में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ने की बात करिए। परफेक्ट आंसर बनेगा। ओके, तो पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर। यह है इजराइल की येलो लाइन। ये पश्चिम एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक नया डेवलपमेंट है, और आपकी GS पेपर 2 यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खबर क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में, इजराइल की मिलिट्री यानी IDF ने एक नई लाइन बना दी है जिसका नाम है येलो लाइन। ये एक सैन्य सीमांकन है
जिसका मकसद है बफर जोन क्रिएट करना। कहाँ? गाजा में तो ये अक्टूबर 2021 से ही है और अब दक्षिणी लेबनान में भी इसे लागू किया जा रहा है। अब इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? ये इजराइल की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को अपने बॉर्डर से दूर रखना चाहता है। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में कौन है? हमास और हिजबुल्ला जैसे ग्रुप्स। लेकिन इस चक्कर में इजराइल पर आरोप लग रहा है कि उसने यूएन की बनाई हुई बॉर्डर यानी ब्लू लाइन को ब्रीच किया है। और एक टर्म यूज हो रहा है क्रीपिंग एनेक्सेशन, यानी धीरे धीरे दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करना। यहाँ भी कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें समझ लेते हैं। बफर जोन क्या है? ये दो दुश्मन फोर्सेस के बीच का एक न्यूट्रल एरिया होता है। फ्री फायर जोन वो एरिया होता है जहां मिलिट्री को फायर करने के लिए क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती। क्रीपिंग एनेक्सेशन हमने अभी देखा, धीरे धीरे किसी दूसरे राज्य की टेरिटरी पर कब्जा कर लेना। और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ये ईरान के नेतृत्व वाला एंटी इजराइल एंटी यूएस अलायंस है जिसमें हिजबुल्ला, हमास, हूती जैसे ग्रुप्स शामिल हैं। तो यूपीएससी के लिए ये टॉपिक क्यों जरूरी है? इससे आपको पश्चिम एशिया का संघर्ष, इजराइल पैलेस्टाइन मुद्दा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन समझने में मदद मिलेगी। और हाँ, पश्चिम एशिया में भारत का जो बैलेंसिंग एक्ट है उसे भी आप इससे जोड़ सकते हैं। मेंस के लिए बफर जोन और क्रीपिंग एनेक्सेशन जैसे टर्म्स तो गोल्डन कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। इजराइल का कहना है कि ये सब हम आत्मरक्षा में कर रहे हैं ताकि हमास और हिजबुल्ला के हमलों से बच सके। लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय आलोचक इसे आक्रमण मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये तो लेबनान और पैलेस्टाइन की संप्रभुता का उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। और इसका असर क्या हो रहा है? एक बड़ा मानवीय संकट, लोग विस्थापित हो रहे हैं और पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। ओके, प्रीलिम्स बूस्टर टाइम। येलो लाइन किसने बनाई? आईडीएफ ने। ब्लू लाइन यूएन ने बनाई थी। लितानी नदी कहाँ है? दक्षिणी लेबनान में। और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में कौन कौन है? हिजबुल्ला, हमास, हूती, जिसे लीड कर रहा है ईरान। इन फैक्ट्स को बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए एक और एमसीक्यू ट्राई करते हैं। सवाल है, येलो लाइन क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। साउथ चाइना सी, यूक्रेन, आर्कटिक। नहीं, हमने अभी पढ़ा ये इजराइल द्वारा बनाई गई एक सैन्य सीमांकन रेखा है। तो करेक्ट आंसर है सी। मेंस के लिए ये क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको येलो लाइन पॉलिसी को एक्सप्लेन करना है और उसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उसकी स्टैंडिंग को एनालाइज करना है। आंसर स्ट्रक्चर कैसा होगा? इंट्रो में पॉलिसी को डिफाइन करिए, बॉडी में जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से एनालिसिस और मानवीय चिंताओं पर बात करिए, और निष्कर्ष में क्षेत्र की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर कमेंट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, जो जुड़ा है भारतीय अर्थव्यवस्था से। दो चीजें देखेंगे इसमें। एक तो भारत की वैश्विक जीडीपी रैंक क्यों स्लिप हो गई है, और दूसरा निर्यातकों को सपोर्ट करने के लिए सरकार की ये आरईएल रिलीफ स्कीम क्या है। ये टॉपिक आपके GS3 इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खबर क्या है? आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भारत अब चौथी से स्लिप होकर छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है उसके बीच हमारे निर्यातकों के लिए सरकार एक रिलीफ स्कीम लेकर आई है। तो पहले ये समझते हैं कि आखिर ये रैंक गिरी क्यों। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, जीडीपी का आधार वर्ष बदल गया है। 2011-12 से अब 2022-23 हो गया है। जब आधार वर्ष अपडेट होता है तो गणना ज्यादा सटीक हो जाती है, और इस बार इसकी वजह से जीडीपी का आंकड़ा नीचे आ गया। और दूसरा कारण है रुपए का अवमूल्यन, यानी डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना। इससे हमारी जीडीपी की डॉलर वैल्यू कम हो गई। यहाँ भी कुछ टर्म्स हैं। रिलीफ स्कीम का फुल फॉर्म है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। सिंपल शब्दों में ये निर्यातकों के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। आधार वर्ष हमने अभी देखा, आर्थिक डेटा को कंपेयर करने के लिए एक रेफरेंस ईयर होता है। और ECGC यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक सरकारी कंपनी है जो निर्यातकों को बीमा देती है। तो यूपीएससी के लिए ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, GS3 इकोनॉमी में सीधे सवाल आते हैं जीडीपी गणना, वृद्धि, निर्यात पर। प्रीलिम्स में IMF की रिपोर्ट्स, रिलीफ जैसी स्कीम्स और ECGC जैसे संस्थानों पर सवाल बन सकता है। और मेंस में तो वैश्विक घटनाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव एक फेवरेट टॉपिक है।
चलिए अब देखते हैं कि रिलीफ स्कीम काम कैसे करती है। इसका एक 3 टियर सपोर्ट सिस्टम है। स्टेप 1, जिनके पास पहले से पॉलिसी है उन्हें 100% वॉर रिस्क कवर मिलेगा। स्टेप 2, नई शिपमेंट्स पर 95% तक का कवरेज मिलेगा। और स्टेप 3, जो कि MSMEs के लिए बहुत जरूरी है, जिनके पास पहले से बीमा नहीं है, उन्हें 50 लाख तक का इमरजेंसी प्रोटेक्शन मिलेगा। चलिए प्रीलिम्स के लिए क्विक फैक्ट्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? IMF। रिलीफ स्कीम किस मंत्रालय के अधीन है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसका बजट कितना है? लगभग 500 करोड़। और इसे लागू कौन कर रहा है? ECGC। सिंपल। एक और MCQ सवाल है, रिलीफ स्कीम को कौन सा मंत्रालय मैनेज करता है? वित्त, विदेश, वाणिज्य और उद्योग या जहाजरानी? बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये निर्यात से जुड़ी है, तो इसका जवाब है C, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। मेंस के लिए ये सवाल काफी अच्छा है। इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला, आपको भारत की GDP रैंकिंग में संशोधन के कारणों का विश्लेषण करना है, और दूसरा, रिलीफ स्कीम का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। आंसर में पहले कारण बताइए, फिर रिलीफ स्कीम के फीचर्स, और फिर उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन, यानी वो कितनी प्रभावी है। निष्कर्ष में एक्सपोर्ट रेजिलियंस को ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से लिंक कर दीजिए। ओके, अब आते हैं आज के आखिरी टॉपिक पर। ये OCI कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया से जुड़ा एक नया अपडेट है, और ये आपके GS पेपर 2 में इंडियन डायस्पोरा वाले टॉपिक से डायरेक्ट लिंक करता है। तो खबर क्या है? खबर ये है कि सरकार ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए OCI कार्ड की पात्रता को एक्सपैंड कर दिया है। पहले ये 4थी पीढ़ी तक था, अब इसे 6ठी पीढ़ी तक कर दिया गया है। ये एक बड़ा फैसला है। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। OCI स्कीम 2005 में शुरू हुई थी। इसका मकसद भारतीय डायस्पोरा को भारत से कनेक्ट करना है। इससे लाइफ लॉन्ग वीजा जैसे कई बेनिफिट्स मिलते हैं। पर एक बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ये दोहरी नागरिकता नहीं है। OCI कार्ड धारकों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। ऐसा ही एक विस्तार पिछले साल गिरमिटिया समुदाय के लिए भी किया गया था। यहाँ भी 3 की कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये एक स्टेटस है, सिटीजनशिप नहीं। दूसरा, इंडियन डायस्पोरा, यानी वो सभी भारतीय मूल के लोग जो भारत से बाहर रहते हैं। और तीसरा, गिरमिटिया समुदाय, ये उन बंधुआ भारतीय मजदूरों के वंशज हैं जिन्हें 19वीं सदी में ब्रिटिश अपनी कॉलोनियों में ले गए थे। अब ये UPSC के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? GS 2 में इंडियन डायस्पोरा पर डायरेक्ट सवाल आते हैं। प्रीलिम्स में OCI, PIO, NRI के बीच का फर्क पूछा जा सकता है, और यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से भी जुड़ता है, जिससे श्रीलंका के साथ हमारे पीपल टू पीपल टाइज और स्ट्रांग होंगे। चलिए क्विक कंपैरिजन देखते हैं OCI कार्ड होल्डर और एक भारतीय नागरिक में क्या फर्क है। देखिए, OCI होल्डर को लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है, इकोनॉमिक फील्ड्स में बराबरी मिलती है, लेकिन उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते और ना ही कृषि भूमि खरीद सकते हैं। ये डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। चलिए आखिरी प्रीलिम्स बूस्टर, OCI स्कीम कब आई? 2005 में। कौन से 2 देश एलिजिबल नहीं हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश। और 6ठी पीढ़ी की पात्रता अब किसके लिए है? श्रीलंका और गिरमिटिया समुदायों के लिए। बिल्कुल टू द पॉइंट फैक्ट्स हैं। आज का आखिरी MCQ, OCI के बारे में 3 स्टेटमेंट्स है। पहला, दोहरी नागरिकता देता है, गलत, ये एक स्टेटस है। दूसरा, पाकिस्तान के नागरिक पात्र हैं, बिल्कुल गलत। तीसरा, श्रीलंका के लिए पात्रता 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाई गई, ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, केवल 3। और ये रहा आपके लिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको OCI स्कीम का महत्व बताना है और इसके विस्तार को भारत की विदेश नीति के संदर्भ में इवैल्यूएट करना है। आंसर में डायस्पोरा के लिए इसकी इंपॉर्टेंस, श्रीलंका वाले विस्तार का मूल्यांकन और लिमिटेशंस को डिस्कस करिए। निष्कर्ष में OCI को भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक टूल बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के 4 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। याद रखिएगा, UPSC में सफलता के लिए कंसिस्टेंसी और रिवीजन दोनों ही बहुत जरूरी हैं। रोजाना ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल। धन्यवाद।